सादर प्रणाम। मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चक्रव्यूह में अभिमन्यु में। चक्रव्यूह में अभिमन्यु के तहत आज हम एक ऐसे किरदार के संदर्भ में बात करने जा रहे हैं जो अपनी विनम्रता, सज्जनता के लिए ख्यात है। अगर उनकी कुल राजनीतिक सफलताओं की बात करें तो 5 बार वह विधायक रह चुके हैं, एक बार मंत्री भी रह चुके हैं, संगठन के अंदर कार्यकारी अध्यक्ष जैसा ओहदा भी उनके पास है। तो कुल मिलाकर उनके पास सब कुछ है, पर दो चीज़ों का अभाव साफ तौर पर वर्तमान राजनीति में दिखता है। वह दिखता है एक सम्मान का, दूसरा दिखता है उनके प्रभाव का। उनके पास स्थान है, पर वो जो सम्मान उस स्थान के साथ मिलना चाहिए वो भी नहीं दिखाई देता, और जिस अंचल में वह राजनीतिक रूप से सक्रिय है वहां पर प्रभाव भी नहीं दिखता। दरअसल हम बात कर रहे हैं प्रदेश कांग्रेस अर्थात मध्य प्रदेश कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत के संदर्भ में। रामनिवास रावत ने अपनी राजनीति की शुरुआत माधवराव सिंधिया की शागिर्दी में की। स्वतंत्र रूप से भी उन्होंने अपना प्रभाव दिखाया था, लेकिन माधवराव सिंधिया उनके गॉडफादर बने। माधवराव सिंधिया का साथ पकड़ कर वह 1990 में पहली बार विधायक बने। इसके बाद 1993 में भी जीते, मंत्री भी बने। दिग्विजय सिंह ने एक समय पर सभी राज्य मंत्रियों को केंद्रीय मंत्री के तौर पर पदोन्नत किया था। केवल एक किरदार ऐसा रहा था जिसे पदोन्नति नहीं मिली थी, उसका नाम रामनिवास रावत था। उनके साथ यह व्यवहार केवल इसलिए हुआ था क्योंकि वह माधवराव सिंधिया के कट्टर समर्थक थे। लेकिन वही रामनिवास रावत जब 2018 में विधानसभा का चुनाव हार गए और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने उस पराजय के बाद में जब बगावत की, तो रामनिवास रावत सिंधिया की जगह पार्टी के साथ बने रहे। पर पार्टी के साथ बने रहने के एवज में जो सम्मान उन्हें मिलना चाहिए था, जो स्थान उन्हें मिलना चाहिए था, जो आदर उन्हें मिलना चाहिए था, वह उस अंचल के राजनीतिज्ञों को नहीं दिखाई देता, उनके समर्थकों को दिखाई नहीं देता। और यह एहसास ही हमें बाध्य करता है उन्हें चक्रव्यूह में खड़ा देखने के लिए। तो इसी पर हम विस्तार से बात करेंगे। 4 खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय भी कराएंगे। लेकिन इससे पहले देखेंगे वो खास रिपोर्ट जो हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष त्रिपाठी ने रामनिवास रावत को केंद्र में रखकर तैयार की है। देखिए उसका पहला भाग। इरादों में अभी भी क्यों इतनी जान बाकी है, तेरे किए वादों का इम्तिहान अभी बाकी है। अधूरी क्यों रह गई तुम्हारी ये बेरुखी, अभी दिल के हर टुकड़े में तेरा नाम बाकी है। कुछ ऐसा ही भाव आज भी कांग्रेस को लेकर सीनियर लीडर और प्रदेश के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत के दिल में है। ग्रामीण परिवेश से आने वाले रामनिवास रावत खांटी नेता है। रामनिवास रावत फिलहाल सियासी चक्रव्यूह में फंसे अभिमन्यु है, जिससे निकलने की राह खोजना उनके लिए काफी मशक्कत भरा काम दिखाई दे रहा है। 21 जनवरी 1960 को विजयपुर में रामनिवास रावत का जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा के बाद उन्होंने विज्ञान से ग्रेजुएशन किया और फिर कानून की पढ़ाई की। एलएलबी में गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद उन्होंने एलएलएम किया। शुरुआत से ही रावत की पहचान प्रतिभाशाली छात्र के रूप में रही। रामनिवास की शादी उमा रावत से हुई। उनके 2 बेटे और 2 बेटियां हैं। रावत की राजनीति में आने की कहानी काफी दिलचस्प है। कांग्रेस में आने से पहले ही इस जमीनी नेता ने राजनीति की पिच पर ताबड़तोड़ खेल दिखाना शुरू कर दिया था। उन्होंने अपना दम विजयपुर मंडी का निर्विरोध डायरेक्टर बनकर उस समय के दिग्गज नेताओं को चौंका दिया था। रावत उस समय डायरेक्टर बने थे जब अर्जुन सिंह के करीबी राजा साहब पालपुर का वहां दबदबा था। मंडी में जीत का परचम लहराने के बाद उस वक्त के बड़े कांग्रेस नेता माधवराव सिंधिया की पारखी नजर उन पर पड़ी और वो रावत को कांग्रेस में ले आए। 1986 में युवा कांग्रेस के जरिए रावत ने कांग्रेस के साथ सियासी पारी का आगाज किया। उनके संपर्क और जनता से कनेक्ट को देखते हुए 1990 में कांग्रेस ने विजयपुर विधानसभा से उम्मीदवार बनाया। पहली बार में ही रामनिवास रावत ने शानदार जीत हासिल की। 1993 में रावत दोबारा चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे और दिग्विजय सिंह की सरकार में मंत्री बनाए गए। 1998 में रावत चुनाव हार गए। 98 का चुनाव हारने के बाद उन्होंने पूरी ताकत के साथ 2003 में वापसी की और इसके बाद 2008 और 2013 में उन्होंने विजयपुर में विजय पताका लहराई। लेकिन 2018 के चुनाव में जब कांग्रेस सत्ता में लौटी, उस वक्त रावत 2890 वोटों से बीजेपी के सीताराम आदिवासी से चुनाव हार गए। इसके बाद 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने रामनिवास रावत को मुरैना श्योपुर लोकसभा से उम्मीदवार बनाया। इस चुनाव में वो बीजेपी के नरेंद्र सिंह तोमर से 1,13,341 वोटों से हार गए। माधवराव सिंधिया की सरपरस्ती में राजनीति शुरू करने वाले रावत सिंधिया परिवार के खास माने जाते रहे हैं। माधवराव सिंधिया के बाद वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ हो लिए। 2020 में जब सिंधिया हाथ का साथ छोड़कर कमल की शरण में चले गए, उस वक्त कयास लगाए जा रहे थे कि रामनिवास रावत भी उनके साथ बीजेपी में चले जाएंगे।
लेकिन सिंधिया परिवार के इस खास सिपह सालार ने उस वक्त व्यक्ति की जगह पार्टी को तवज्जो दी और कांग्रेस का दामन थामे रखा। ग्वालियर चंबल के लोकप्रिय नेताओं में शुमार रहे रावत का चयन सिविल जज के पद पर हुआ था, लेकिन रावत ने देश और समाज सेवा के लिए न्यायपालिका की जगह राजनीति का चयन किया। सिंधिया के साथ बीजेपी में न जाने की रामनिवास रावत ने बड़ी कीमत चुकाई। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि इसकी वजह से उनको और उनके परिवार को कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ा। उनके परिवार के पेट्रोल पंप को खुलने के कुछ दिन पहले ही तोड़वा दिया गया। इतना ही नहीं, उनके बच्चों के कॉलेज की जमीन की लीज भी निरस्त कर दी गई। लेकिन पुष्पा की तरह मैच झुकेगा नहीं कहते हुए रावत ने कांग्रेस का दामन थामे रखा। रामनिवास रावत निष्ठावान कांग्रेसी हैं और उसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ रही है। आज की राजनीति में महत्वपूर्ण होते हुए भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि कांग्रेस में उनका कोई गॉडफादर है नहीं। पहले माधवराव सिंधिया थे, बाद में ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, अब कोई नहीं है। अब वो शुद्ध कांग्रेसी हैं और कांग्रेस में चूंकि जब तक गॉडफादर नहीं हो तब तक वो ऐसे चक्रव्यूह में फंस गए हैं कि कांग्रेस में रहते हुए शरीर उनका कांग्रेस में है, मन सिंधिया में है। कानून के जानकार रामनिवास रावत ने शहरिया आदिवासियों के लिए खूब काम किया। सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काफी मेहनत की, जिसके चलते ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उनकी अलग पहचान है। फिलहाल उनके लिए आगे की राह कांटों भरी दिखाई पड़ रही है। अगर कांग्रेस ग्वालियर चंबल क्षेत्र में उनकी लीडरशिप का उपयोग कार्य योजना बनाकर करे तो पार्टी के साथ साथ रावत के लिए भी बेहतर होगा। अभी तो कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष रामनिवास रावत सियासी चक्रव्यूह में फंसे हुए हैं। बहुत अच्छे सजग नेता है और संसदीय उनका जो जीवन है बहुत ही उच्च कोटि का है। जितने प्रश्न पूछकर पिछले 15 साल में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की इस सरकार की पोलें खोली हैं, वो अपने आप में एक मिसाल है। समय काल के हिसाब से आज वो जो भी परिस्थितियाँ हों, लेकिन उनसे उनका व्यक्तित्व कम नहीं होता। वो बिल्कुल एक अच्छे नेता हैं, श्रेष्ठ नेता हैं और ग्वालियर क्षेत्र में वो राजशाही के खिलाफ एक प्रतीक के रूप में आज खड़े हुए। ये तो रामनिवास रावत जी को तय करना पड़ेगा कि उस किसके साथ जाते, कहाँ जाते, कब जाते, कैसे जाते। और एक परिपक्व राजनेता है तो उनको अपनी राजनीतिक स्थिति का आकलन और विश्लेषण करना चाहिए कि उनका निर्णय कोई किसी समय लिया गया वो सही निर्णय था, गलत निर्णय था। आज जहाँ जिस राजनीतिक व्यवस्था में वो है वहाँ उनकी क्या राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक क्षमताएं क्या है, तो ये निर्णय रामनिवास रावत जी करें। सियासी खेल के बड़े खिलाड़ी रामनिवास रावत फिलहाल सियासी गली के उस मोड़ पर खड़े नजर आते हैं जहां से मंजिल का सही पता नहीं चलता। अगर रावत को इस हालत से खुद को बाहर निकालना है तो अपनी सियासी रणनीति में थोड़ा बदलाव करना होगा। तो उनकी पार्टी को भी उनको उसी तरह की अहमियत देनी पड़ेगी जैसी रावत ने सिंधिया की जगह कांग्रेस को चुन कर दी है। तभी रावत सियासी फलक पर सफलता की नई इबारत लिखने में कामयाब होंगे। सियासत में बैरागी से चले जा रहे रामनिवास रावत के लिए ये लाइनें बिल्कुल मुफीद नजर आती हैं। बैरागी सा क्यों घूमता है, रण में उतर और उठा हथियार, इतना बस तू कर्म समझ ले। मनीष त्रिपाठी, INS 24/7, भोपाल। तो रण में उतर उठा हथियार, पर किसके लिए और किसके खिलाफ, यह सवाल जहन में आता है। रामनिवास रावत कीमत किस बात की चुका रहे हैं? सिंधिया के साथ भाजपा में ना जाने की या कांग्रेस में बने रहने की? यह सवाल सबके जहन में है। इसका उत्तर खोजने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ इस गुत्थी को सुलझाने के लिए चार खास मेहमान हैं। हमारे साथ मोहन सिंह राठौड़ जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। रामनिवास रावत के साथ बहुत काम मोहन सिंह राठौड़ जी ने उस समय किया है जब दोनों ही माधवराव सिंधिया और ज्योतिरादित्य सिंधिया के दाएं बाएं हाथ हुआ करते थे। हमारे साथ प्रताप भानु शर्मा जी हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व सांसद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। अपने कार्यकारी अध्यक्ष की हालत को लेकर क्या सोचते हैं जानने में हमारी दिलचस्पी है। ग्वालियर चंबल की राजनीति को बेहद नजदीकी से जानने बूझने वाले वरिष्ठ पत्रकार देवश्री माली जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और इन सब के बीच में हमारे वरिष्ठ सहयोगी मनीष त्रिपाठी भी भोपाल से जुड़ चुके हैं। आप चारों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मोहन सिंह राठौड़ जी से करते हैं और मोहन सिंह जी से समझने की कोशिश करते हैं रामनिवास रावत की हालत को लेकर क्या देखते हैं। मोहन सिंह जी, आपके पुराने साथी, आपके पुराने मित्र, आपके पुराने सहयोगी कांग्रेस में हैं। कांग्रेस उनके साथ जो कर रही है वो तो ठीक है, पर आप लोग भी जो कर रहे हैं उसके संदर्भ में कुछ विचार कर रहे हैं तो थोड़ा आपकी टिप्पणी मिले। क्या रामनिवास रावत से हिसाब चुकता कर रहे हैं, आपके साथ नहीं आए इसका, या इसके इतर कोई और दृष्टि आपकी है जिसकी कीमत रामनिवास रावत इस समय कांग्रेस में रहकर चुका रहे? हिमांशु जी, मैं आपको जो मुझे लगता है
जी मैं अपने उन साथियों को भी देखता हूँ, चाहे देवेंद्र शर्मा जी हों या अन्य लोग हों, जी जो साथी बहुत समय तक स्वर्गीय महाराज के साथ जिन्होंने काम किया और फिर वर्तमान महाराज के साथ काम किया, मुझे लगता है आदरणीय रामनिवास जी मेरे बहुत पुराने साथी और मित्र रहे हैं। जी इनका पूरा राजनीतिक जीवन सिंधिया परिवार के साथ करीबन 35 साल का रहा, 30-32 साल का। जी इन 32 सालों में जिस तरह से वो सदैव साथ रहे और उसके बाद वो वर्तमान में कांग्रेस में रह गए हैं, जी तो कांग्रेस के जो वर्तमान के उनके साथी हैं, वे आज भी उन पर विश्वास नहीं कर पाते। उन पर क्या, मैं तो समझता हूं जितने लोग रह गए किसी पर विश्वास नहीं कर पाते, जी सदैव शक की नजर से देखे जाते हैं। इसलिए उनको कभी कोई ओहदा ऐसा मिलेगा जिससे कि वो राजनीति में परिवर्तन ला सकते हैं, जिससे वो अपना वजूद बढ़ा सकते हैं, तो ऐसा तो मुझे नहीं लगता कि कभी मिलेगा। क्योंकि जब संदेह के घेरे में कोई आदमी होता है तो उसके साथ सदैव ऐसा ही व्यवहार होता है जो कांग्रेस पार्टी वर्तमान में आदरणीय रामनिवास जी के साथ कर रही है। रामनिवास जी रावत समाज के और सभी लोगों के बहुत अच्छे नेता, सर्वमान्य नेता रहे हैं। और जिस तरह से उनकी परवरिश स्वर्गीय महाराज माधवराव सिंधिया जी ने की थी और जिस तरह से उनको गढ़ा था, तो उनका सही उपयोग तो महाराज जी साहब कर सकते हैं, श्रीमंत साहब कर सकते हैं। तो वो किस कारणवश रहे, क्यों नहीं आए, ये उनका अपना सोच हो सकता है। मोहन सिंह जी, इतना क्योंकि सरल मामला तो नहीं है, ये उनका सोच हो सकता है। एक एक आदमी को जोड़ने के काम में आप जुटे हुए थे। बेंगलोर में जो विधायक बैठे हुए थे उनके बीच में एकमात्र गैर विधायक शख्स कोई था, उसका नाम मोहन सिंह राठौड़ था। तो आपसे ये जानने में दिलचस्पी ये है कि जिन रामनिवास रावत को बड़े महाराज अर्थात स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने गढ़ा था, उनके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जी अर्थात वर्तमान महाराज ने ऐसा क्या व्यवहार किया कि रामनिवास रावत को रखा, शायद कुछ हो जाए, इनके साथ पार्टी तो नहीं छोड़ूंगा। तो आपसे जानने में दिलचस्पी है, रामनिवास रावत के साथ ऐसा व्यवहार क्या हुआ जिसके चलते उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत का हिस्सेदार बनना स्वीकार नहीं किया? इसमें कोई रोशनी तो दीजिए। देखिए, जब एक समय ऐसा था जब जी स्वर्गीय महाराज साहब ने कांग्रेस की उन परिस्थितियों में, जब नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर हुआ करते थे जी और उन्होंने जिस तरह से उनके ऊपर एलिगेशन उस वक्त लगे, जी उन्होंने एक क्षण में सिविल एविएशन मिनिस्टर से और तमाम सारे पदों से इस्तीफा दे दिया जी और विकास कांग्रेस का उस वक्त गठन किया। जी उस वक्त आदरणीय रामनिवास जी हम लोगों के साथी थे, जी उस वक्त हम सब लोग एक परिवार में थे। जी तो जिस व्यक्ति ने उस वक्त कांग्रेस छोड़कर स्वर्गीय महाराज का साथ दिया, तो आज भी उनको लोग ये मानते हैं कि ये महाराज के लोग हैं और इसलिए उन पर विश्वास नहीं होता। मोहन सिंह जी, आप मूल मुद्दे पर नहीं आए। मेरा सवाल ये है कि जो शख्स 1996 में माधवराव सिंधिया की पार्टी से बगावत में हम कदम बना, साथ रहा, उसके साथ अगले 20 वर्ष में ऐसा क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के द्वारा किया गया कि जब उनके बेटे ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बगावत की तो रामनिवास रावत के कदम उनके साथ आगे नहीं बढ़े? ये जानने में दिलचस्पी है। आप वो शख्स हैं जो जितने भरोसे के व्यक्ति आप माधवराव सिंधिया के रहे, उतने ही भरोसे के शख्स के तौर पर आप ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी दिखाई देते हैं। तो रोशनी तो दीजिए, क्या रामनिवास रावत के स्तर पर चूक हुई इसलिए ज्योतिरादित्य ने उनको साथ नहीं लिया, या ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने कुछ ऐसा कर दिया जिसके चलते रामनिवास रावत जी का मन ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ जाने का नहीं हुआ? देखिए, 2019 का जो लोकसभा चुनाव था जी उसके पहले विधानसभा चुनाव आदरणीय, जहां तक मुझे याद जी। है, आदरणीय रामनिवास जी हार चुके थे जी और उस हारने के बाद भी लोकसभा चुनाव में जब ग्वालियर चंबल संभाग की 4 सीटों में से जी दो सीटों पर निर्णय करना था, तो अगर किसी एक आदमी का टिकट श्रीमंत ज्योतिरादित्य सिंधिया जी ने उस वक्त फाइनल किया या उस वक्त सबसे पहली पसंद अगर कोई था तो रामनिवास जी थे। जी सबसे पहला टिकट उनका फाइनल हुआ था, तो श्रीमंत सिंधिया जी की तरफ से रामनिवास जी के साथ पूरे विश्वास और भरोसे से वो सब कुछ किया गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि आदमी जब निर्णय करता है जी तब उसको अपनी स्थानीय और लोकल राजनीति को भी बहुत गौर से देखना पड़ता है। तो शायद मुरैना की किसी राजनीतिक पृष्ठभूमि में या इस विचार से कि अगर वो भारतीय जनता पार्टी में जाते हैं तो मुरैना के इस वक्त कद्दावर नेता भारतीय जनता पार्टी के और केंद्र में मंत्री माननीय नरेंद्र सिंह तोमर जी, चूंकि वहां से सांसद हैं,
तो इनका सांसद का की संभावनाएं समाप्त होती हैं, जी वहां से टिकट मिलने की संभावनाएं समाप्त होती हैं। विधानसभा रामनिवास जी हार चुके थे, विधानसभा की वर्तमान परिस्थितियां भी कुछ विचित्र हैं। जी इन परिस्थितियों में शायद उनने सोचा हो, देखिए मैं अपनी तरफ से ये बात कह रहा हूं, शायद उनने सोचा हो कि लोकसभा मिलेगा नहीं, विधानसभा की परिस्थितियां विपरीत है, तो शायद अगर मैं कांग्रेस में रह जाऊं तो कांग्रेस पार्टी मुझे तो कुल किसी मिला ना के किसी हिसाब बहुत किताब लगाया रामनिवास रावत जी ने और उसमें वो इस नतीजे पे पहुंचे कि नफा कांग्रेस में बने रहने में, नुकसान सिंधिया जी के साथ जाने में, इस प्रकार का आकलन अपनी तरफ से मोहन सिंह राठौड़ जी कर पा रहे हैं। लेकिन मैं प्रताप भानु शर्मा जी के पास आना चाहता हूं और उनसे ये समझना चाहता हूं, एक शख्स जिसने पार्टी और व्यक्ति के बीच में जब फैसला करना था तो पार्टी के साथ खड़े रहने का फैसला किया, और उसके साथ आप लोग ये व्यवहार कर रहे हैं। किसी चुनाव के अंतर्गत ग्वालियर चंबल अंचल के संदर्भ में तो कम से कम पूछते कि रामनिवास रावत जी आपकी राय क्या है, रामनिवास रावत जी आपका मन क्या है, रामनिवास रावत जी आपका सुझाव क्या है। कहीं कोई पूछ नहीं, कहीं कोई इज्जत नहीं। आपसे जानना चाहता हूं प्रताप भानु जी, रामनिवास रावत के साथ ऐसा व्यवहार, वो भी उस शख्स के साथ जो सिंधिया जी के बगावत के बाद भी उस इलाके में कांग्रेस के साथ खड़ा हुआ है, किस बात की कीमत चुका रहे हैं रामनिवास रावत? देखिए डॉक्टर हिमांशु जी, जी आज की तारीख में ये हमारे रामनिवास रावत जी किसी पहचान के मोहताज नहीं है जी और किसी भी तरह की सौदेबाजी स्वयं की कुर्सी पाने के लिए या राजनीतिक स्वार्थ के लिए करना उनकी आदत में नहीं है। बहुत सज्जन व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे योग्य व्यक्ति हैं और उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सौदेबाजी के समय साथ नहीं दिया। इससे ही उनका कैरेक्टर स्पष्ट हो जाता है जी कि वो एक खाटी कांग्रेसी है जी और आज पूरे ग्वालियर चंबल संभाग में उनका एक अपना व्यक्तित्व है, उनकी फॉलोइंग है, समाज में उनकी प्रतिष्ठा है, उनके प्रति विश्वास है जनता का। चुनाव में हार जीत तो होती रहती है, जी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि वो जीत कर आए होते तो निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के मंत्रिमंडल में शामिल होते। जी जब वो नहीं हो पाया तो उन्हें कार्यकारी अध्यक्ष जो मिला उसमें उनका महत्व बना के रखा हुआ है पार्टी ने और हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने और आदरणीय सोनिया जी ने एआईसीसी से ये जवाबदारी उन्हें दी है और उनका पूरा क्षेत्र में बड़ा सम्मान है, ओबीसी वर्ग में बड़ा सम्मान है, बड़े ईमानदार और निष्ठावान कार्यकर्ता हैं। उन्होंने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ ना जाकर कांग्रेस से वफादारी दिखाकर अपने कैरेक्टर का परिचय दिया है कि किसी तरह से राजनीतिक सौदेबाजी में या लालच में। प्रताप भानु जी, ये दलील तो हम भी दे रहे हैं, आप तो असल मुद्दे पर आइए ना, बहका क्यों रहे हैं और बहला क्यों रहे हैं? हमारा सवाल ये, उन्होंने तो अपना चरित्र दिखाया, कांग्रेस का नेतृत्व कौन सा चरित्र दिखा रहा है? कार्यकारी अध्यक्ष उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया ने बनवाया था, उस दौर के वो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तो कम से कम ये एहसान मत जताइए कि उन्होंने बगावत में हिस्सा नहीं लिया तो आपने कोई पुरस्कार दे दिया। सवाल इस बात का है कि ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति के किस फैसले में रामनिवास रावत की हिस्सेदारी संगठन में है, उनके पास पद है कार्यकारी अध्यक्ष का, अधिकार क्या है? यह सवाल एक सड़क पर चलता हुआ कार्यकर्ता भी जब उनसे करता है तो उनके मुंह से उत्तर नहीं फूटता। नगर निगम के चुनाव हुए, ना ग्वालियर के संदर्भ में उनकी राय को पूछा गया, ना मुरैना के संदर्भ में उनकी राय को पूछा गया। ऐसा कार्यकारी अध्यक्ष होता है, ऐसा सम्मान होता है, ऐसा स्थान होता है? क्या वाकई आपको लगता है कि आप अपने नेता के साथ और उसकी निष्ठा के साथ न्याय कर रहे हैं? ऐसा है डॉक्टर हिमांशु साहब जी कि संगठन के मसले में हमेशा उनसे राय ली जाती है, ये सब जानते हैं। और हमारे सम्मानीय मोहन सिंह जी हमारे परम मित्र हैं, पुराने साथी हैं, बड़े महाराज के समय साथ साथ काम किया है जी। अब वो हवा या वो व्यवहार ज्योतिरादित्य सिंधिया का उस क्षेत्र में रहा नहीं। जो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने टीम बनाई थी वो एक एक करके सब बिखर गई और जनता के बीच में भी वो विश्वास उठता चला गया। और जो वचन माधवराव सिंधिया जी ने इंदिरा जी को दिया था वो उन्होंने जीवन पर्यंत निभाया, जो ये आगे जारी नहीं रख पाए। और जहां तक इनका रामनिवास रावत का सवाल है, संगठन में उनका पूरा महत्व है, उन्हें तरजीह दी जाती है। अब कोई स्थानीय संस्थाओं के चुनाव में यदि किसी की कार्यकर्ताओं की राय ली जाए और कार्यकर्ताओं की राय से निर्णय किया जाए तो उसे ये नहीं मानना चाहिए कि उनकी पूछ परख में कोई कमी हुई। कमलनाथ जी और प्रदेश का संगठन बराबर उन्हें तरजीह देता है। और प्रताप भानु जी, इससे ज्यादा कह क्या सकते हैं?
प्रदीप भानु जी बता रहे हैं माधवराव सिंधिया जी के समय पे जो आदमी गड़े थे वो टीम को संभाल नहीं पाए ज्योतिरादित्य सिंधिया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कमाल कर दिया। इतने विधायकों को एक साथ लेकर पहले तो कोई जाता नहीं दिखा पिछले 15-20 सालों में मध्य प्रदेश की राजनीति में। जितने ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ विधायक चले गए, इसी का तो नतीजा है कि शिवराज सिंह चौहान जी आज माननीय मुख्यमंत्री हैं, कमलनाथ जी माननीय पूर्व मुख्यमंत्री हैं। इसके बावजूद भी प्रताप भानु शर्मा जी कह रहे हैं सिंधिया जी के साथ लोग नहीं हैं। और किसके साथ इतने लोग हैं ये सवाल रहेगा। लेकिन अभी सिंधिया जी पे तो बात ही नहीं हो रही। बात तो हो रही है रामनिवास रावत जी के संदर्भ में, जिनकी कांग्रेस में कोई पूछ नहीं हो रही, ऐसा हमें लगता है। प्रताप भानु जी खारिज कर रहे हैं आंशिक तरीके से। लेकिन देवश्री माली जी सच बोलेंगे, क्या कुछ ग्वालियर चंबल की राजनीति में इस समय चल रहा है और रामनिवास रावत का क्या स्थान उसमें रह पा रहा है, इसके संदर्भ में देवश्री माली जी आपकी और बड़ी उम्मीद भरी निगाहें हमारी हैं। थोड़ा आप वास्तविक हालात बताएं ना, क्या वाकई कांग्रेस संगठन उनको महत्व दे रहा है? दिखता तो ये है 5 बार के जीते हुए विधायक रहे रामनिवास रावत कहीं नहीं है और 4 बार लोकसभा चुनाव हार चुके अशोक सिंह हर जगह हैं। साफ दिख रहा है कौन किस स्थान पर है। आपकी टिप्पणी? बिल्कुल आपने सही बात कही है। मैं ये बात थोड़ा पहले से शुरू करता हूँ जी। आदरणीय मोहन सिंह जी ने जो मामला उठाया या बात की कि आपने भी पहले उनसे सवाल पूछा कि रामनिवास रावत के साथ ऐसा क्या हुआ कि उन्होंने सिंधिया जी के साथ जाना मुनासिब नहीं समझा जी। तो इसके संदर्भ में मैं सबसे पहले ये बात बताना चाहता हूँ कि तो रामनिवास रावत सिंधिया जी से मिलने से पहले लेट माधवराव सिंधिया उनसे मिलने के पहले ही मंडी के अध्यक्ष चुन गए थे और वो किसी दल के सदस्य नहीं थे जी। किसी भी दल की कोई आस्था नहीं थी। लेकिन उनका परिवार कांग्रेस का परिवार था और फिर जैसा कि माधवराव सिंधिया जी की आदत थी कि वे हर क्षेत्र में उभरने वाले लोगों को तलाशते थे, चाहे वो राजनीति के क्षेत्र में उभर रहे हों, चाहे खेल के क्षेत्र में उभर रहे हों, चाहे वो पत्रकारिता के क्षेत्र में उभर रहे हों, चाहे सामाजिक क्षेत्र में उभर रहे हों। ये स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी की एक अपनी विशेषता थी और इसके लिए वो काम भी करते थे, उसकी टीम भी होती थी। उसी संदर्भ में रामनिवास रावत जी से उनकी मुलाकात कराई गई और उन्होंने बुलवाया। माधवराव सिंधिया जी ने बाकायदा और बुला के उनकी पीठ थपथपाई, मिठाई खिलाई और बोले कि आप आते रहा करें। और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा साल भर बाद ही उन्होंने उनको विधानसभा का टिकट दिया और विधानसभा में बड़ी रस्साकसी वाली बात थी क्योंकि वो जो विधानसभा क्षेत्र था वो अर्जुन सिंह जी की बहुत ग्रिप में था। इतना था कि मुझे याद है 90 की बात है, मैं उस समय गया था इनके साथ जब ये नामांकन भरने के लिए जा रहे थे तो 5 दिन बाजार बंद रहा था इस विरोध में कि इनको टिकट क्यों दिया गया। और ग्वालियर से लड़के गए थे सब तमाम सारे और उनके दोस्त और ये हुआ था। एक बार तो स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी ने उनसे पूछा भी था कि रामनिवास कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी क्योंकि लोग बहुत विरोध कर रहे हैं। बहरहाल रामनिवास लगभग 26,000 वोट से चुनाव जीते और उसके बाद आए। दूसरा मैं संदर्भ देना चाहूंगा कि जब माधवराव सिंधिया जी के साथ पर हवाला का जो आरोप लगा उनको इस्तीफा देना पड़ा और उन्होंने स्वतंत्र चुनाव लड़ा तो माधवराव सिंधिया के साथ रहने वाले घोषणा करने वाले पहले मिनिस्टर थे दिग्विजय सिंह के रामनिवास रावत और उन्होंने कहा था कि वो माधवराव सिंधिया के साथ हैं। लेकिन इसमें क्यों नहीं गए, इसके 2 कारण हैं। एक तो माधवराव सिंधिया वापस कांग्रेस में आएंगे ये तय था। दूसरी बात ये थी कि माधवराव सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में शामिल नहीं हुए थे। इस समय इसके दौरान भी जब रामनिवास जी नहीं गए और मुझे जो जानकारी है मेरे बिल्कुल घर के सामने ही वो रहते हैं ग्वालियर में, हम लोग बिल्कुल पड़ोसी हैं। उस दिन बड़ा गहमा गहमी थी और जो मुझे जानकारी है, हालांकि उसकी मैं बहुत पुष्टि नहीं करता, कि उस दिन जब इन लोगों की बातचीत हुई हो सकता है मोहन सिंह जी की भी बात हुई हो, मुझे पक्का पता नहीं है। तो उन्होंने तो रामनिवास जी ने कहा था, वो यही कहा था कि मेरी रिश्ता तो आपके प्रति है, परिवार के प्रति है, कोई बात नहीं है। अगर आप अपनी पार्टी बनाते हैं तो मैं तो बिल्कुल सबसे आगे पहले नंबर पर जाने को तैयार रहूंगा, लेकिन जिस पार्टी के खिलाफ मैं पिछले 25 साल 30 साल से लड़ता चला आ रहा हूँ उसमें जाऊंगा, ये मेरा दिल गवारा नहीं करता, इसलिए नहीं। तो ये बात रही। अब दूसरी बात ये जो आपने पूछी थी कि ऐसा क्या हुआ कि जो नहीं गए उसके बावजूद, मुझे जो जानकारी है कि स्वर्गीय माधवराव सिंधिया जी के निधन के बाद से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जब परिवार की कमान संभाली, अपनी राजनीति की कमान संभाली, तो उनके जो कहते हैं ना दरबारी जो सिस्टम था
उसमें रामनिवास रावत की वैसी स्थिति नहीं रही थी जो माधवराव सिंधिया के समय रहा करती थी। और जो माधवराव सिंधिया के व्यक्तिगत तौर पर नजदीकी लोग थे, किसी के थ्रू नहीं आते थे, उन लोगों से उनकी दूरियां बढ़ना शुरू हो गई थी। चाहे उसमें बालेंद्र शुक्ला हैं, उसमें रामनिवास रावत हैं, उसमें स्वर्गीय हरि सिंह नरवरिया हैं, उसमें स्वर्गीय मावई साहब है, सोबरन सिंह मावई जी। ये सब लोग थे जो किसी के जरिए सिंधिया तक नहीं पहुंचे थे। सिंधिया से डायरेक्ट इनके रिलेशन थे, अलग अलग कारणों से आए थे। तो इस कारण से इनकी दूरियां वो तवज्जो, वो महत्व नहीं मिल पा रहा था उनको जो मिलना चाहिए था। तो ये यहाँ भी कोई बहुत खुश नहीं थे कि अगर मैं यहाँ भी जाऊंगा तो मेरा कोई वो होगा। मैं मोहन सिंह जी की इस बात से थोड़ा इत्तेफाक रखता हूँ जो उन्होंने कहा कि हो सकता है उन्होंने अपना कोई कैलकुलेशन भी ढूंढा हो कि जी। वहां जाने से मुझे कोई, राजनीति में सब ढूंढते, तो वहां जाने से मुझे ज्यादा फायदा होगा या नहीं होगा। ये बात भी सही है कि वो वहां जाके भारतीय जनता पार्टी में मुरैना जिले या श्योपुर जिले में जाके राजनीति में कुछ करने की हैसियत में नहीं रहते। कोई भी नहीं रहता और कोई भी नहीं है, चाहे कोई आ गया हो चाहे चला गया हो। नरेंद्र सिंह तोमर जैसे बरगद के पेड़ के नीचे वहां कोई गुंजाइश किसी को नहीं, तो हो सकता है ये भी रहा हो। तो ये स्थिति। अब कांग्रेस की बात करें तो जिस निश्चित तौर पर मैं मानता हूं कि कांग्रेस में उनका वह इस्तेमाल नहीं हो पाया जो जिस जिस जो उनको, उनके अंदर जो क्षमता है, पोटेंशियलिटी है। क्योंकि वो उसके दो कारण है। एक तो उनका विधानसभा क्षेत्र थोड़ा इंटीरियर का विधानसभा क्षेत्र है और वो अपने विधानसभा क्षेत्र में अधिक समय गुजारते हैं। क्योंकि मेरा घर और उनके घर के बीच में सिर्फ 2 मकान की दूरी है, तो मैं देखता हूँ कि ज्यादातर समय वो विजयपुर में देते हैं। यहाँ सिर्फ तभी आते हैं जब उनको कहीं जाना होता है, शिवपुरी जाना होता है या भोपाल जाना होता है। और यहाँ भी जब वो आते हैं तो उनके यहाँ 100-200 लोगों की भीड़ रहती है जो विजयपुर या श्योपुर या मुरैना जिले के ही लोग होते हैं। तो ये भी एक कारण हो सकता है कि वो ज्यादा समय वहां भोपाल में नहीं देते जो पार्टी का इस्तेमाल करती। लेकिन हाँ, उनमें क्षमता है, ये इस बात को तो कोई भी व्यक्ति, उनके विरोधी भी इनकार नहीं कर सकते कि वो एक अच्छे इंसान हैं, एक बड़े इंटेलेक्चुअल आदमी है। मुझे भी कभी कभी विधायिका के संदर्भित चीजों की जानकारी हासिल करना होती तो मैं उनसे फोन पर सलाह लेता हूँ। वो हमसे मतलब शिक्षा में 2 साल सीनियर थे। मैं जब लॉ करके निकला था वो LLM कर रहे थे। और एक विद्वान आदमी थे। जब मेरा PSC में नायब तहसीलदार पर सिलेक्शन हुआ, वो सिविल जज का सिलेक्शन उनका हुआ था। और बड़े उनका राजनीति में कोई बहुत, राजनीति के लिए वो कोई बहुत फिट आदमी नहीं है, वो सामाजिक कार्यकर्ता है। और राजनीति तो मैं तो वो कैसे भी पहुंच गए, अब कैसे पहुंचे ये तो उस समय की परिस्थितियां रही होंगी। वो अलग बात है। लेकिन मैं देवशी माली जी आपसे जो समझना चाहता हूं, आप कह रहे हैं कि वो अपने क्षेत्र में ज्यादा समय देते हैं, तो ग्वालियर में रह के करेंगे क्या? ग्वालियर में पार्टी पूछती नहीं, पद दे रखा है, काम देती नहीं, संचालन के लिए कोई अवसर मिलता नहीं। क्या आप वाकई नहीं मानते हैं कि रामनिवास रावत के संदर्भ में बतौर प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ का भरोसा नहीं है? कमलनाथ को ग्वालियर चंबल की राजनीति के अंतर्गत रामनिवास रावत पे भरोसा नहीं रहता, रामनिवास रावत को वैसी अहमियत नहीं मिलती जो उनकी योग्यता, जो उनकी वरिष्ठता, जो उनकी क्षमता के आधार पर मिलनी चाहिए। या आप इनकार करते हैं इस आकलन से? आपको लगता है इतने ही महत्व के लायक हैं, एक विधानसभा में प्रभाव है, वहां पर सक्रिय अपना काम करें, जब चुनाव आएगा तो जीत लेंगे, इससे ज्यादा की जरूरत क्या है? किस नजरिए के साथ है आप? क्या आप वाकई नहीं मानते कि उनके साथ कांग्रेस ठीक सलूक नहीं कर रही? नहीं, बिल्कुल आप दोनों बातें हैं। आंशिक रूप से आप जो बात कह रहे हैं वो भी सही है, और दूसरी बात ये भी है कि भाई जो महत्व मिलना चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है। अब पार्टी कैसे महत्व देगी, कमलनाथ कैसे देंगे, ये उनको देखना है। पार्टी में वो सिर्फ कमलनाथ जी के कारण ही हैं, ये बात भी सबको पता है और मैं भी जानता हूँ और यहाँ बैठे हुए सारे मेहमान भी जानते हैं। कमलनाथ जी उनको सपोर्ट भी करते हैं और कमलनाथ जी से उनका निरंतर संपर्क भी तो रहता देवश्री है। माली जी कह रहे हैं कि कमलनाथ जी के कारण ही वो पार्टी में है, कमलनाथ जी उन्हें महत्व भी देते हैं। ये एक अजीब किस्म की पहेली है। इस पहेली को मैं सुलझाने के लिए मोहन सिंह जी के पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले अपने सहयोगी मनीष त्रिपाठी जी के पास आना चाहता हूं। मनीष जी, आपसे जानना चाहता हूं, क्या प्रदेश कांग्रेस में कार्यकारी अध्यक्ष का पद रखने वाले रामनिवास रावत की कोई उपस्थिति आप प्रदेश की राजधानी भोपाल में देखते हैं? क्या भोपाल में कांग्रेस के नीतिगत फैसलों के संदर्भ में कोई बैठक होती है, उसमें रामनिवास रावत आपको कभी बैठे हुए दिखाई देते हैं? हमें प्रताप भानु शर्मा जी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सारे मामलों में, संगठन संबंधी मसलों में उनसे बातचीत होती है, निर्णय में उनकी सहभागिता होती है। आप यहाँ के सक्रिय पत्रकार हैं, हमारे सक्रिय सहयोगी हैं,
क्या आपको कभी दिखा कि रामनिवास रावत ऐसी किसी बैठक में बुलाए गए, फैसला हुआ, उसमें कहीं आपको एहसास हुआ कि रामनिवास रावत की सुनी गई, उस अनुसार कोई फैसला लिया गया? थोड़ा आपसे रोशनी मिले। या रामनिवास रावत के पास केवल एक तमगा है कार्यकारी अध्यक्ष का, इसके ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है? सर, आप जो बात कह रहे हैं मैं बिल्कुल पूरी तरह से उससे सहमत हूँ। रामनिवास रावत सिर्फ एक रबर स्टैंप की तरह नजर आ रहे हैं पिछले कई सालों से पार्टी में। जी। जैसे कि अगर अपन विचार करें तो पार्टी के पास 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं, शायद गिने चुने कार्यकर्ता होंगे जो चारों कार्यकारी अध्यक्षों का नाम भी जानते होंगे ग्रास रूट लेवल पर। जी। और रामनिवास रावत, जैसा देवश्री माली जी कह रहे थे कि रामनिवास रावत बहुत सज्जन और बहुत समझदार पढ़े लिखे आदमी हैं, तो मुझे लगता है जैसे मनमोहन सिंह के बारे में कहा जाता था कि वो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर है, वैसे ही मुझे लगता है कि रामनिवास रावत जी एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। वो बेसिकली उनके अंदर उस तरह की जो छल कपट और जो जितना मैंने उनको जाना पर्सनल बातचीत में मिलने में, उनके अंदर वो सारे तत्व नहीं है जिनकी जरूरत होती है राजनीति में आजकल, जो बेसिक योग्यता मानी जाती है। तो बैठकों में वो बुलाए जाते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई आवाज होती होगी या वो पार्टी के फैसले के खिलाफ या विचार करने के लिए भी कोई मुद्दा कोई बात रखते होंगे। जो जैसा कहा वैसा स्वीकार कर लेते हैं, जहां तक मुझे लगता है। और जो कमलनाथ जी की पसंद की बात हो रही कि कमलनाथ जी उनको एडमायर करते हैं, मानते हैं, तो मुझे लगता है वो कमलनाथ और दिग्विजय सिंह वाला जो मसला है, दिग्विजय सिंह ने हमेशा, दिग्विजय सिंह की वजह से शायद रामनिवास रावत जी आज इस स्थिति में हैं, उनके मंत्रिमंडल में रहे, वो आपने जिक्र किया। और फिर वही इकलौते थे जिनको राज्य मंत्री से कैबिनेट मंत्री नहीं बनाया गया। उनकी सीट का परिसीमन भी दिग्विजय सिंह के जमाने में हुआ, और इस बार भी वो सबलगढ़ से शायद चुनाव लड़ना चाह रहे थे, पर पार्टी ने उनको सबलगढ़ से टिकट नहीं दिया, जबकि उन्होंने वहां प्रॉपर तैयारी कर रखी थी। मजबूरी में वो विजयपुर से लड़े और वहां से वो चुनाव हार गए। तो कुल मिला के दिग्विजय सिंह की साजिश का शिकार है रामनिवास रावत, ऐसा मनीष त्रिपाठी का आकलन है। इसी को विस्तार देने के लिए मैं मोहन सिंह जी आपके पास आना चाहता हूं और आपसे समझना चाहता हूं। आप उस घटनाक्रम के साक्षी हैं जब सारे मंत्री जो राज्य मंत्री थे उन्हें दिग्विजय सिंह ने प्रमोट करके कैबिनेट मंत्री बनाया था, केवल रामनिवास रावत थे जिनको नहीं बनाया था। और जब दिग्विजय सिंह से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा उन्हें तो मैंने पूरी सरकार दे दी है, क्योंकि उनको 20 सूत्रीय कार्यक्रम का मंत्री बनाया था। बोले 20 सूत्रीय कार्यक्रम में तो पूरी सरकार का काम होता है। ये दिग्विजय सिंह की कुशलता थी। आपसे जानना चाहता हूं, क्या दिग्विजय सिंह की वह कुशलता अभी भी काम कर रही है? क्या 24-25 साल का समय बीत जाने के बाद भी रामनिवास रावत को कांग्रेस में माधवराव सिंधिया का निष्ठावान होने की कीमत चुकानी पड़ रही है? क्या आपको लगता है कि आपको अपने पुराने साथी से एक बार फिर संवाद स्थापित करने की जरूरत है कि भाई कम से कम अपने सम्मान के लिए सही राह बदल लो? मोहन सिंह जी। देखिए, मैं थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ जी। जब स्वर्गीय महाराज का जो समय था जी, उस वक्त आदरणीय दिग्विजय सिंह साहब ने बहुत नजदीकी से स्वर्गीय महाराज के और रामनिवास जी के संपर्क संबंधों को देखा है जी। और जब भी ऐसा अवसर आया तब रामनिवास जी ने फ्रंट पे आके लड़ाई लड़ी और सामने आकर लड़ाई लड़ी। उसका खामियाजा जब दिग्विजय सिंह साहब मुख्यमंत्री थे तब रामनिवास जी ने कई बार भुगता है जी। तो वो सदैव जो साथ रहे, उसकी वजह से वो जो दूरियां बढ़ी जी। और वर्तमान की जो कांग्रेस है उस कांग्रेस को सभी लोग जानते हैं कि ऐसा हो सकता है कि आदरणीय कमलनाथ जी का जो अपना प्रभाव क्षेत्र है वो उनके लोकसभा के आसपास के 2, 3, 4, 5 लोकसभाओं में हो, लेकिन ग्वालियर चंबल संभाग की जब भी बात आती है तब राजा साहब जो है दिग्विजय सिंह साहब वो अपने वर्चस्व में उनसे कहीं 20, 22 और 25 बैठते हैं जी। तो जब भी ऐसा समय आएगा, जैसा आपने कहा था कि अशोक सिंह जी 4 बार चुनाव हारने के बाद भी सारे पदों पर और सब प्रमुख स्थानों पर उनके एक सलाह के साथ काम होता है, चाहे किसी भी स्थान पर हो। लेकिन रामनिवास जी 4 बार विधायक रहे, 5 बार विधायक रहे और उसके बाद भी आज उनको नहीं सुना जाता। मैं आपको कह रहा हूं 5वीं बार हारने के बाद भी वो रामनिवास जी से बहुत ऊपर जाएंगे जी, क्योंकि यहां चलनी है दिग्विजय सिंह जी की और दिग्विजय सिंह साहब की जब तक चलेगी तब तक अशोक सिंह जी के चूंकि पिताश्री और उनके पिताश्री सदैव से उनके साथ रहे हैं तो उनको वो पारितोषिक सदैव मिलेगा, चाहे भले जनता उनको नकार दे या जनता उनके साथ खड़ी हो।
रामनिवास जी के साथ कोई भी खड़ा रहे, चाहे जनता खड़ी और रहे। अशोक सिंह जी के संदर्भ में तो दिक्कत इस बात की आती है कि लोग बताते हैं कि उन्हें जनता कम नकारती है, आपके पूज्य नेता माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया ज्यादा नकारते हैं। ये भी एक ग्वालियर की राजनीति के संदर्भ में बड़ी स्पष्टता के साथ लोग बताते हैं। लेकिन मैं अभी रामनिवास रावत पर ही केंद्रित रहता हूं और आपसे जो समझना चाहता हूं कि कांग्रेस जो कर रही है वो तो ठीक है, पर आप लोग भाजपा में आ गए, भाजपा में आने के बाद अपने पुराने साथी के साथ कर क्या रहे हैं, ये सवाल लोगों के जहन में है। आप उनका पेट्रोल पंप तोड़वा देते हैं, उनके बच्चों के कॉलेज की जमीन की लीज निरस्त करा देते हैं। आपके साथ ना आने की कितनी कीमत वसूलना चाहते हैं आप लोग रामनिवास रावत से, ये जानने में लोगों की दिलचस्पी है। थोड़ा वंशी जी बताएंगे कितना? मैं आपको बता दूं कि यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के कार्यकाल में, उनके शासन में अवैध कारोबार और अवैध जमीनों पर जिसका भी अतिक्रमण है या शासकीय नियमों के अनुरूप जिसका भी कोई काम अवैध है, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। इसमें रामनिवास जी को अलग करके देखिए या आप किसी को अलग करके दिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये नियम के अनुसार जो भी कार्रवाई, मुझे नहीं पता कि उनके पेट्रोल पंप। अभी तो आप मोहन सिंह जी बता रहे थे रामनिवास जी इतने सज्जन हैं, रामनिवास जी इतने विनम्र हैं, रामनिवास जी इतने सरल हैं, एक सज्जन सरल विनम्र इंसान, और अभी आपने बता दिया जमीन पे कब्जा है, अवैध जमीन पे निर्माण है। थोड़ा बताइए तो सही, आपका असल में साथी है क्या? एक भूमाफिया है या एक विनम्र किस्म का इंसान है, एक सुलझा हुआ राजनीतिज्ञ है? थोड़ा हम अचंभित हो गए, भ्रमित भी हो गए कि रामनिवास जी हैं क्या? क्या जमीन पे कब्जा करने वाले भूमाफिया हैं या जनता की सेवा में जुटे रहने वाला एक समाज सेवी है? क्योंकि देवशी माली जी बता रहे थे मूलतः तो वो समाज सेवी हैं, एक्सीडेंटल पॉलिटिशियन है। अभी आपने तो अपनी भाषा कहते हैं उनकी प्रोफाइल ही बदल दी, तो बड़ा चिंतित हो गया मैं कि हम समझ क्या रहे हैं और आदमी है क्या, थोड़ा बताएंगे। मैं रामनिवास जी के व्यक्तिगत स्वरूप के बारे में बात करूं तो निश्चित ही जो देव श्रीमाली जी ने, ये हमारे पुराने पत्रकार हैं और करीब करीब हम लोग साथ साथ बहुत सालों तक हमने काम किया है जी। उनका आकलन बिल्कुल सही है। हम भी जब वो कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे, जब हमारी कहीं से कोई भी अप्रोच नहीं होती थी, कोई नहीं सुनता था, तब मैं उस वक्त यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट था, तब माननीय रामनिवास जी के साथ बहुत सहज रूप से हमारे संबंध हुआ करते थे, हम अपनी बात कह पाते थे। तो आज भी वो व्यक्तिगत से बहुत अच्छे आदमी है। जहां तक मैंने आपको भू माफिया की बात नहीं करी, मैंने आपसे सिर्फ ये कहा कि उनका पेट्रोल पंप अगर किसी शासकीय मानक के अनुरूप नहीं होगा जी, अगर किसी प्रकार से कोई ऐसी दिक्कत होगी तो उसके साथ कार्रवाई हुई होगी। वो सबके साथ होती है, वो किसी व्यक्ति विशेष के साथ नहीं है, और ना ही मैंने उनको भू माफिया कहा है। आप मान लीजिए वो बहुत अच्छे इंसान है। राजनीतिक परिस्थितियों पे जो मैंने भू माफिया वो नहीं है, बाकी जमीन पर अगर उनका अवैध कब्जा टाइप का हो या नियमों के विपरीत उन्होंने काम किया हो तो शिवराज सिंह की सरकार है भाई, छोड़ा तो नहीं जाएगा। अब भले ही वो एक सज्जन इंसान रामनिवास रावत का ही प्रतिष्ठान क्यों ना हो, यह मोहन सिंह राठौड़ जी का बतौर भाजपा नेता कहना है। लेकिन मुझे वापस प्रताप भानु शर्मा जी के पास आना और प्रताप भानु जी से जानना है, हालत देख रहे हैं, एक शख्स आपकी पार्टी के में बना रहा, एक शख्स आपकी पार्टी के प्रति निष्ठावान बना रहा, दोनों तरफ से जा रहा है। ना आपकी पार्टी उसे पूछ रही है और भाजपा क्या कर रही है, तो मोहन सिंह जी की भाषा से आपको समझ में आ गया कि क्या कुछ देखा जा रहा है। तो आप बताएंगे क्या वाकई रामनिवास रावत जीवन के इस मुकाम पर पहुंच के इसी व्यवहार के हकदार हैं कि एक तरफ समाज के बीच में ये स्पष्ट किया जाए कि उनके जितने भी काम धंधे हैं वो सब नियम अंतर्गत नहीं है, दूसरी तरफ आपकी पार्टी ये जताने की कोशिश करे कि भले उनके पास पद है पर वो किसी काम के लायक नहीं है। प्रताप भानु जी। जी मोहन सिंह जी, ये मोहन सिंह जी ने साफ कर दिया कि किस तरह से द्वेष भावना के साथ रावत जी के साथ कार्रवाई की जा रही है। ये भाजपा में जाकर जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने रिवेंजफुल कार्रवाई करी है और उन्होंने अभी कहा कि भू माफियाओं के खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है। सबसे बड़े भू माफिया तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है, 500 करोड़ की जमीन दबा रखी है। शिवराज सिंह खुद चिल्ला कर कहते थे, और उनके जो अपना इकोनॉमिक ऑफेंस विंग केस रजिस्टर्ड था। आप भी तो तभी बोल रहे हो जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ दी, जब तक वो कांग्रेस में बने रहे तब तो हमने सुना नहीं। प्रताप भानु जी ने बताया हो सिंधिया जी भूमाफिया है, आपकी भी भाषा बदल गई। प्रताप भानु जी दल बदल के इंतजार कर रहे थे कि आप ज्योतिरादित्य सिंधिया का। ये बात सही है, हमने नहीं कहा, परंतु गला फाड़ फाड़ कर शिवराज सिंह चिल्लाते थे जी। हम थोड़ी कहते थे, शिवराज सिंह कहते थे। उनसे सवाल करिए कि अब वो क्यों नहीं कहते।
कहाँ गई उनकी वो फाइल? वही ना, कहाँ गई? पार्टी में आए, कागज दिखा दिए, सारे कागज सही पाए गए। आपको इतनी सी बात समझ में नहीं आ रही प्रताप भानु जी? फाइल कर दिया गया, सब चीजें, सबके सौदेबाजी हो गई। हम यही तो कहते हैं, सौदेबाजी की सरकार है, सौदेबाजी की अरे वो गारंटी तो उनने ठीक है, विश्वास- आप तो रामनिवास रावत पे आइए ना। सरकार तो किसकी है वो तो जाने दीजिए, पर ये तो बताइए, जो इस सौदेबाजी की सरकार का हिस्सा नहीं बना, जो सौदेबाजी की इस कार्रवाई का हिस्सा नहीं बना, जो सम्मान के साथ अपनी ही पार्टी में बना रहना चाहा, उसके साथ इतना खिलवाड़ क्यों कर रहे हैं प्रताप भानु जी? कुछ इस पर तो बोलिए। कितना शिवराज सिंह को कोसेंगे, कितना ज्योतिरादित्य सिंधिया को कोसेंगे, कुछ अपने क्रियाकलापों के संदर्भ में भी तो रोशनी दीजिए। क्यों ऐसा कर रहे हैं रामनिवास रावत के साथ? ये ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग जानना चाहते हैं। प्रताप भानु जी कुछ तो बोलिए, किस बात से डर रहे हैं? उम्र के इस मुकाम पर पहुंचकर आप भी। हिमांशु जी, हम उनके बारे में भी बताएंगे, पर श्री माली जी, देवी श्री श्री माली जी ने जो बताया, जी उनकी बायोग्राफी, उससे बढ़िया कोई नहीं बता सकता जी ना। कोई उन बातों को जानता जितनी बातें अभी इन्होंने, श्री माली जी ने रखी हैं। ये वास्तव में ऐसा सुलझा हुआ व्यक्तित्व है जिसका असर, ग्वालियर छोड़ दो आप, जी यदि किसी की जागीर है तो जागीर की तरफ वो देखता भी नहीं है आदमी। जी भिंड, मुरैना, श्योपुर से लेकर शिवपुरी, गुना, विदिशा तक, जो एक सामाजिक दर्जा है, जो सम्मान है इस व्यक्ति का, वो उस इलाके के किसी आदमी का, किसी व्यक्ति का नहीं है। तो और इसीलिए यही तो मेरा सवाल है प्रताप भानु जी, माफी चाहूंगा आपको बीच में रोकने के लिए। आप स्वयं बोल रहे हैं ऐसा सम्मान, ऐसा दर्जा और किसी नेता का नहीं है कांग्रेस में। ये नगरीय निकाय चुनाव हुए, पता नहीं चला प्रताप भानु जी के विदिशा में रामनिवास रावत जी कार्यकारी अध्यक्ष प्रदेश कांग्रेस कमेटी मध्य प्रदेश का कोई दौरा कार्यक्रम बना हो। गुना दिखाई नहीं दिया कोई कार्यक्रम। तो थोड़ा बताइए ना, आप स्वयं मानते हैं इस कद के नेता हैं, ऐसा प्रभाव है, ऐसा असर है, फिर भी कोई कार्यक्रम नहीं। यही तो सवाल है प्रताप भानु जी, क्यों कर रहे हैं ऐसा? अरे सुनिए तो आप हिमांशु जी, जी जब संगठन का काम होता है तो जो कार्यकारी अध्यक्ष हैं, जो उपाध्यक्ष हैं, इन्हें विभिन्न जिम्मेदारी दी जाती है, अलग अलग क्षेत्र की, अलग अलग जिलों की। मैं विदिशा छोड़कर 15 दिन से रीवा में बैठा हूँ, क्योंकि मुझे रीवा का प्रभारी बनाकर यहाँ के नगर निगम की और यहाँ की नगर पालिकाओं की और नगर परिषदों की जवाबदारी दी है। वहां का काम करके मैं यहाँ आ गया। उनकी भी कहीं जवाबदारी लगी होगी। ऐसा ये जरूरी नहीं है कि उनको वही शिवपुरी मुरैना में ही, उनको हो सकता है संगठन के की तरफ से, प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से, कमलनाथ जी की तरफ से जिम्मेदारी दी हो। तो एक कार्यकारी अध्यक्ष के पद पर बिठाया हुआ व्यक्ति एक जिले भर में सीमित कर दिया गया होगा, इस आकलन के साथ प्रताप भानु जी हैं और बोलते हैं अगर इतना भी दे दिया गया तो इस पर आपको मानना चाहिए कि उनका उपयोग किया जा रहा है। क्या ऐतराज की बात है? पर मैं देवश्री माली जी के पास आना चाहता हूँ। कार्यक्रम के उत्तरार्ध में हम पहुंच चुके हैं। देवश्री माली जी, आपसे जानना चाहते हैं, क्या रामनिवास रावत जी का भविष्य अब केवल अगला विधानसभा चुनाव भर तक बचा है, या अगले विधानसभा में टिकट तो कम से कम कार्यकारी अध्यक्ष को पार्टी दे देगी? तो अब रामनिवास रावत चक्रव्यूह से निकल पाएंगे या नहीं निकल पाएंगे, ये कुल मिला के जनता के हाथ में है। कांग्रेस के अंदर अब इससे ज्यादा की उम्मीद हमें नहीं करनी चाहिए। शिवाली जी, आपका आकलन। देखिए, राजनीति में भविष्य को लेके किसी प्रकार की टिप्पणी करना तो उचित नहीं रहता है, क्योंकि राजनीति में अपरिमित संभावनाएं होती हैं और अपरिमित जो है पीछे जाने की क्षमताएं रहती है। और अब तो राजनीति में जिस तरह से बदलाव इतनी तेजी के साथ हो रहे हैं, इतनी जल्दी तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी नहीं आती है। नए नए अनुसंधान जो इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में होते हैं सॉफ्टवेयर के, वो भी नहीं हो पा रहे इतनी तेजी के साथ राजनीति में हो पा रहा है। लेकिन हाँ, ये बात सही है कि रामनिवास रावत जी का जहाँ तक टिकट का सवाल है, तो टिकट तो जब दिग्विजय सिंह से उनकी नहीं बैठती थी, सिंधिया जी के साथ रहते थे, तब भी उनका टिकट मिल जाता था। क्योंकि क्या है, कुछ लोग अपने क्षेत्र में हार जीत चलती है, लेकिन टिकट के मामले में अपराजय होते हैं। वहां कोई ऐसा विकल्प है भी नहीं कि दूसरे किसी को टिकट दे दिया जाएगा। कांग्रेस पार्टी में है नहीं, क्योंकि विजयपुर हो या सबलगढ़ हो, जहां से लड़ना चाहते हैं वो, वहां से पार्टी टिकट देती है नहीं देती है। सवाल केवल इतना सा है। देखिए, मेरा एक सवाल आपसे है, रामनिवास रावत तमाम विपरीत परिस्थितियों में चुनाव जीतने में सफल रहे। शिमाली जी, चक्रव्यूह में उलझने के संदर्भ में केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ कांग्रेस छोड़कर भाजपा में न जाना माने, या 2013 से 2018 के दौरान बतौर विधायक कोई विफलता उनके साथ ऐसी हो गई कि जब पार्टी सत्ता में आई, ग्वालियर चंबल अंचल में कांग्रेस की लहर चली,
पर उसके बीच में रामनिवास रावत जैसा कद्दावर शख्स चुनाव हार गया। इस पर जब तक हम चर्चा नहीं करेंगे हमारा कार्यक्रम का पूर्णता नहीं आएगी। इस पर आपकी टिप्पणी दरकार है। लेकिन संक्षिप्त में बता देना चाहता हूँ जी देखिए, एक हमें ग्वालियर चंबल संभाग के हर विधानसभा क्षेत्र का टोपोग्राफी, वहाँ का जातीय समीकरण और इन परिस्थितियों को समझना पड़ेगा। जी विजयपुर विधानसभा क्षेत्र जो उससे पहले का था, डिलिमिटेशन के पहले का जो जो सीमांकन नया हुआ, जी उस सीमांकन में इसके कारण रामनिवास रावत का जो प्रभाव क्षेत्र के लगभग 42 गांव थे, जी श्योपुर विधानसभा क्षेत्र में शामिल हो गए। और मुझे ये कहने में कोई मतलब हर्ज भी नहीं है और दिक्कत भी नहीं है कि वो राजनीतिक कारणों से हुआ, और यह राजनीति उनकी ही पार्टी के लोगों ने की, जी क्योंकि उस समय जो किया जा रहा था वो तो कांग्रेस तो कबीलों का वो है समूह, और उसमें बहुत सारे कबीले रहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ भी काम करते हैं। तो उन्हीं में से कोई काम कर रहा था, और उसमें से लगभग 42 गांव इनके हिस्से के तोड़ के इसमें शामिल कर दिए गए, और जो इनको नुकसान पहुंचाने वाला जो जातिगत समीकरण था वो इसमें घुसेड़ दिया गया। इसीलिए जैसा कि त्रिपाठी जी ने भी कहा कि वो रामनिवास रावत सबलगढ़ से चुनाव लड़ना चाहते थे, और उन्होंने पिछला चुनाव वहां से लड़ा। जब आप स्मरण करेंगे कि जब ये इससे पहला चुनाव रामनिवास रावत जीते थे, वो डिलिमिटेशन के बाद का ही चुनाव था, उसमें भी वो बमुश्किल 2 या 2,500 वोट से चुनाव जीत पाए थे। जी तो ये एक बात थी। और पिछला चुनाव जब पूरे संभाग में चल रहा था लहर, बिल्कुल सही बात है, उसके बावजूद भी ये हार सिर्फ इसलिए गए थे कि वहाँ जाति समीकरण या वहाँ का जो टोपोग्राफी है वो इनके पक्ष में नहीं बची थी। तो हार का कारण उनके तो द्वारा एक कमाल की बात है वो ये निकल के आ रही है बातचीत में कि जिस पार्टी में माननीय रामनिवास रावत बने हुए हैं, उसी पार्टी में रह रहे लोगों ने उनके खिलाफ चक्रव्यूह रचने की शुरुआत तो पहले ही कर दी थी। हम खामखाम इस आकलन के साथ में हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के पार्टी छोड़ने के बाद रामनिवास रावत के खिलाफ चक्रव्यूह रचा गया। चक्रव्यूह में तो रामनिवास रावत काफी समय पहले से थे, पर निकलने की कोशिशें उनकी सफल नहीं हो रही हैं। मनीष त्रिपाठी, मैं आपके आकलन पे जानना चाहता हूं कि क्या भोपाल की सियासत में लोग अभी भी रामनिवास रावत के संदर्भ में उम्मीद रखते हैं कि सिंधिया के साथ उनके पुराने संबंध किसी भी समय जोर मार सकते हैं और हम एक बार फिर मोहन सिंह राठौर और रामनिवास रावत को भगवा पहने हुए साथ में देख सकते हैं? या भोपाल मानता है कि रामनिवास रावत अब जिस भी हर्ष को प्राप्त होंगे लेकिन रहेंगे कांग्रेस में ही? आपकी टिप्पणी। हिमांशु जी, राजनीति तो संभावनाओं का खेल है। वो अपना गुणागणित रामनिवास रावत जी भी लगा रहे होंगे, जैसा कि पहले मोहन सिंह राठौर जी ने कहा था कि उन्होंने हो सकता है कुछ सोचा हो, इसलिए सिंधिया जी के साथ नहीं आए। पर जो बात आप कह रहे थे चक्रव्यूह में, तो रामनिवास रावत जी सिंधिया जी के साथ से तब से हैं। वजह बताई जा रही कि दिग्विजय सिंह की वजह से उनकी परेशानियां रही या पार्टी में संगठन की वजह से, पर मुझे लगता है विद इन सिंधिया भी उनकी बहुत सारी परेशानियां थी। माधवराव जी के साथ शायद वो बहुत कंफर्टेबल थे, पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ वो उतने कंफर्टेबल रहे नहीं शुरू से, जो समझ में आता है। क्योंकि जितना मैं ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में जाना, पढ़ा, देखा उनको, उनके यहाँ जितने लोग हैं, मतलब मोहन सिंह जी से माफी मांगते हुए ये बात मैं कह रहा हूँ कि वहाँ किसी नेता की हैसियत नेता जैसी लगती नहीं है। वहाँ सब उनके कर्मचारी नजर आते हैं। और इसके उदाहरण है पहले, जैसे महेंद्र सिंह कालू खेड़ा थे, बालेन्द्र शुक्ला जी थे, ये लोग माधवराव सिंधिया जी के जमाने में इनकी अलग अहमियत थी, लेकिन ये लोग इसीलिए शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ पैचअप या मिक्स मैच नहीं हो पाए, क्योंकि इनकी शख्सियत अलग है ज्योतिरादित्य सिंधिया की। और उन्होंने हिंदुस्तान देश ऐसा है कि जब कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके संदर्भ में सब अच्छा अच्छा कहा जाता है। देवश्री माली जी मेरे साथ में है। जब सिंधिया जी मौजूद थे उस समय बालेंदु शुक्ल एकमात्र अपवाद थे जिनकी पहचान बाल सखा के तौर पर थी, नहीं तो उस दौर में भी जितने भी कांग्रेस के नेता हुआ करते थे वो महल में दरबारी की हैसियत में ही आके जाते थे। तो कुल मिलाकर बदला कुछ नहीं, सियासत का तरीका यही रहा। लेकिन मैं मोहन सिंह जी से ये जानना चाहता हूं कि मोहन सिंह जी, क्या आपको नहीं लगता है कि रामनिवास रावत भविष्य पढ़ने में चूक गए? आखिरी बातचीत के लिए आपके पास जा रहा हूं। वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की क्षमता और संभावनाओं का सही आकलन नहीं कर पाए। वो नरेंद्र सिंह तोमर के आभा मंडल के भय में अपने कदम बढ़ा नहीं पाए, जबकि हाल
नहीं रहने देगा कांग्रेस में रहने का। लाकर अप्रत्यक्ष रूप से आमंत्रण है रामनिवास रावत के लिए मोहन सिंह जी के द्वारा। लेकिन जानने में दिलचस्पी है, क्या रामनिवास रावत कांग्रेस में रहते हुए अपने आप को प्रासंगिक साबित कर पाएंगे? क्या पार्टी के बीच वह अपने लिए मनमाफिक फैसला करा पाएंगे? क्या पार्टी रामनिवास रावत की योग्यता वरिष्ठता का वह सम्मान करेगी जिसके वह असल हकदार हैं? जानने में हमारी दिलचस्पी रहेगी। अगर पार्टी ने वह सम्मान और स्थान दिया तो तय बात है कि रामनिवास रावत एक बार फिर ग्वालियर चंबल अंचल की राजनीति में अर्जुन के तौर पर दिखाई देंगे। अन्यथा अभी पार्टी ने जिस प्रकार की स्थितियां बना दी हैं वह साफ तौर पर उनके अभिमन्यु हो जाने का इशारा कर रहा है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। लेकिन कार्यक्रम हमारा समाप्त नहीं हुआ है। रामनिवास रावत को केंद्र में रखकर हमारे सहयोगी मनीष त्रिपाठी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसका दूसरा भाग देखना बाकी है, तो चलकर उसका दूसरा भाग देखते हैं। लेकिन उससे पहले मुझे दे दिए इजाजत, अगले सप्ताह फिर किसी नए शख्स को देखते हैं चक्रव्यूह में फंसा। तब तक के लिए सादा प्रणाम। दिल ने एक उम्मीद बरकरार रखी है दोस्तों, कहीं पढ़ लिया था कि सच्ची मोहब्बत लौट कर आती है। इसी जज्बे के साथ रामनिवास रावत सियासी सफर में चले जा रहे हैं। शायद उन्हें उम्मीद है कि उनकी निष्ठा और ईमानदारी का फल एक दिन जरूर मिलेगा। शुरुआत से ही सिंधिया परिवार की छत्र छाया में नेता बने रामनिवास रावत पूरी जिंदगी उसी छतरे के सहारे सियासी बारिश में आगे बढ़ते रहे। सिंधिया परिवार की कृपा से विधायक और मंत्री बने। ऐसा माना जाता है कि लोकसभा का टिकट उसी के चलते मिला था। शायद यही वजह है कि रामनिवास रावत घाटी और जमीनी नेता होने के बाद भी अपनी अलग पहचान स्थापित नहीं कर पाए। क्षत्रपों के सहारे सियासत करने वाली कांग्रेस में रावत को जो भी मिला वो सिंधिया परिवार की वजह से मिला। ये कड़वी हकीकत है, लेकिन सच्चाई यही है। इसी के चलते उनकी सियासी हैसियत दोयम दर्जे की रही। सिंधिया परिवार का इतिहास उठाकर देख लीजिए, साफ हो जाएगा कि उनकी छतरी के नीचे अच्छे अच्छे सियासी रणबांकुरों का दर्जा राजा के सामंत वाला ही रहा, अभी भी देखने को मिल रहा है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ बीजेपी में न जाने का हाफ हार्टेड फैसला भी शायद इसी वजह से लिया गया। सियासी मजबूरी कहिए या वक्त का तकाजा, वो सिंधिया की छतरी छोड़कर दिग्विजय सिंह के छत्र के नीचे आ गए। जमीनी नेता होने के बाद भी फिलहाल किसी गॉडफादर का न होने उनके सियासी चक्रव्यूह में फंसने की बड़ी वजह नजर आता है। इसमें बड़ी परेशानी ये है कि अब जब उनकी उम्र खुद गॉडफादर बनने वाली है, ऐसे में उनका कौन गॉडफादर बनेगा या वो किसको अपना गॉडफादर बना पाएंगे? सुलझे हुए राजनेता होने के बाद भी सियासी मैदान में वो अभी भी बाउंसर झेल रहे हैं। रामनिवास रावत अभी तक अपना आभा मंडल बना नहीं पाए। जैसे सभी ग्रह सूरज की रोशनी से प्रकाशमान होते हैं, वैसे ही सियासत में भी नेता किसी न किसी प्रकाश पुंज के सहारे ही चमकते हैं। सियासी चक्रव्यूह में फंसे रामनिवास रावत का कांग्रेस ने अभी तक उस तरह का उपयोग नहीं किया जैसा किया जाना चाहिए था। सिंधिया के जाने के बाद डॉक्टर गोविंद सिंह और रामनिवास रावत बड़े नेता हैं। रामनिवास रावत को कांग्रेस चाहे तो बड़े ओबीसी नेता के रूप में प्रोजेक्ट करके उनकी क्षमताओं का उपयोग कर सकती है। कानून के इस जानकार को प्रवक्ता बनाकर भी कांग्रेस उनको मेन स्ट्रीम में ला सकती है। रामनिवास रावत आर्थिक रूप से भी उतने संपन्न नेता नहीं है। उनकी अभी तक छवि साफ सुथरी रही, फिर भी ना जाने क्यों वो कभी पार्टी के लिए एसेट बन ही नहीं पाए और चक्रव्यूह में फंसते चले गए। हो सकता है अगर वो सिंधिया के साथ चले जाते तो उनका भविष्य उज्जवल हो जाता। दो बातें हैं कि एक तो कांग्रेस में भी उनको संघर्ष ही करना पड़ रहा है। उसका कारण यही है कि सिंधिया के नज़दीकी होने के कारण जिन लोगों से इनकी राजनीतिक दूरियां थी तो वो तो मन में निश्चित तौर पर उन लोगों की होगी ही। तो कांग्रेस ना तो उनका पिछड़े वर्ग के नेता के तौर पर बड़ा इस्तेमाल कर पा रही है और ना ही एक रावत नेता के रूप में इस्तेमाल कर पा रही है, जबकि रावतों का वोट जो है ना बड़ी संख्या में बीजेपी के साथ है। तो अगर वो उनका इस्तेमाल करेगी तो उसको फायदा होगा। सिंधिया गुट का होने के कारण पार्टी पॉलिटिक्स में हमेशा वो दिग्विजय खेमे के निशाने पर रहे। ग्वालियर चंबल का और सिंधिया का करीबी होने के चलते प्रदेश के बाकी नेताओं से हमेशा 36 का आंकड़ा रहा। फिलहाल रामनिवास रावत की सियासी रेल पटरी से उतरी हुई है। कांग्रेस उनको ग्वालियर चंबल में छत्रप की तरह आगे बढ़ाकर उनके राजनीतिक सफर को आसान कर सकती है।
रामनिवास रावत बड़े दिल वाले समझदार नेता हैं। थोड़ी सी सियासी समझदारी से वो विरोधियों को साध कर कांग्रेस की राजनीति में बड़ा किरदार निभा सकते हैं। अगर वो ऐसा कर पाए तो आगे की राजनीतिक पारी उपलब्धियों वाली हो सकती है। मेरे जुनून का नतीजा जरूर निकलेगा, इसी स्याह समंदर से नूर निकलेगा। INS 24/7 के लिए मनीष त्रिपाठी की रिपोर्ट। अब पाइए अपनी पूंजी पर बेहतर